वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जय गणेश। मूवी का प्लॉट लाइन ये है कि इस मूवी का हीरो अपाहिज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपना दिमाग इस्तेमाल करके किडनैप हुए बच्चों को फाइंड आउट करता है। कैसे फाइंड आउट करता है, क्या क्या मुश्किलात इसके सामने पेश आते हैं, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। सच में बहुत ही इंस्पिरेशन मूवी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदा पार्वती नाम की एक लेडी लॉयर से जा मुलाकात करता है। पार्वती कहने लगती है कि जल्द ही तुम्हारे बेटे के केस के रिलेटेड डिटेल्स पता लग जाएंगी। आपका बेटा सुबह की जॉब करते हुए बैग में ड्रग्स लेकर घूम रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बेल भी नहीं देना चाहते। वो बंदा दुख के साथ कहने लगता है कि मैडम आप प्लीज हमारी मदद करिए, मैं अकेला मेरे घर को चला नहीं सकता, इसलिए मेरा बेटा भी काम करने लगा। मेरा बेटा कॉलेज की पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम में स्विगी डिलीवरी बॉय की तरह भी काम किया करता था। मैंने उसको पूछा क्या इस ड्रग्स केस में तुम्हारा कोई संबंध है, लेकिन मेरे बेटे ने साफ मना कर दिया। बस वो कस्टमर को खाना देने के लिए गया, उसमें ड्रग्स कैसे आया उसे नहीं पता। पार्वती कहने लगती है ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं और मेरी टीम सोचकर आपको बताएंगे कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। उसी रात जय गणेश नाम के एक बंदे से पार्वती को एक मेल आता है। मेल ओपन करने के बाद उस केस के सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं कि सच में वो लड़का बेकसूर है, किसने इसको फंसाया, किसका हाथ है इसके पीछे, इस तरह से सारे डिटेल्स होते हैं। तो पार्वती फटाफट से अपनी टीम को गैदर करके ये मेल दिखाने लगती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगती है। कहने लगती है कि इन सबूतों से हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि वो लड़का बेकसूर है। उसके बाद एक बंदा पार्वती से पूछने लगता है कि ये मेल तुमको किसने भेजा। पार्वती कहने लगती है पता नहीं, कोई अनजान बंदा है। चलो अच्छा है ना, उस अनजान बंदे से किसी को इंसाफ मिलेगा। उसके बाद पार्वती वापस अपने घर आने के बाद अपने किसी साइबर वाले बंदे को कॉल करके उस ईमेल एड्रेस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहती है। मतलब उसका लोकेशन कहाँ पर है, इसका ओनर कौन है, एड्रेस क्या है, समथिंग। खैर दूसरे सीन में मूवी के हीरो गणेशा को दिखाया जाता है। गणेशा के बारे में बात करें तो ये किसी न्यूज़पेपर में एज ए डिजाइनर की तरह काम करते रहता है और उसी तरह गणेशा एक हैकर भी होता है। गणेशा के पैर काम नहीं करते, जिसकी वजह से गणेशा अपनी व्हीलचेयर की मदद से ही सारी जगह पर घूमते रहता है। सुबह सवेरे गणेशा रेडी शेडी होकर अपने व्हीलचेयर की मदद से पहले अपने फादर के मैकेनिक शॉप पर जाकर अपने फादर से बात करके और उसी तरह वहाँ के कुछ लोगों से बात करके बाद में किसी गाड़ी की मदद से गणेशा अपने ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस में आने के बाद एक नई लड़की ज्वाइन हुई होती है। गणेशा का एक कुलीग इस लड़की से इसका इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। हाय हेलो बोलकर जब गणेशा वहाँ से जा रहा होता है तो वो लड़की उस दूसरे बंदे से पूछने लगती है कि गणेशा को क्या हुआ। वो बंदा कहने लगता है कॉलेज डेज में ओवर स्पीड बाइक राइडिंग की वजह से गणेशा का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इसके पैर पैरालाइज हो गए। अब उन दोनों की बातें गणेशा सुन लेता है। उसके बाद जब गणेशा अपने डेस्क के पास जाकर अपना काम कर रहा होता है तभी पेपर का एमडी गणेशा के पास आकर एक आर्टिकल डिजाइन करने के लिए कहता है। मतलब उस आर्टिकल में एमएलए की फोटो चिपकाकर ये लिखने के लिए कहता है कि इस एमएलए ने कुछ फ्रॉड किया और उसी तरह इस एमएलए का चेहरा छुपाने के लिए भी कहता है। गणेशा पूछने लगता है कि सर आपने इसका चेहरा क्यों छुपाया। एमडी कहने लगता है कि मैंने इस न्यूज को ना छापने के लिए उस एमएलए के पास एक डीलिंग की, अगर शाम होने तक उसने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिया तो हम लोग इसका चेहरा दिखाकर इस आर्टिकल को छपवा देंगे। यह सुनने के बाद गणेशा अपने मन ही मन यही कहने लगता है कि तुम भी एक फ्रॉड हो। उसके बाद जब गणेशा बस ऐसे ही किसी न्यूज को पढ़ रहा होता है तो उस न्यूज़पेपर में ये खबर भी होती है। वही मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस वालों ने ड्रग्स केस में एक लड़के को गिरफ्तार किया था ना, तो वो लड़का अब छूट गया। ये खबर देखने के बाद गणेशा बहुत खुश होने लगता है कि इसकी वजह से एक बंदा बच गया। खैर काम खत्म होने के बाद जब गणेशा वापस अपने अपार्टमेंट के पास आता है तो तभी अयान नाम का एक लड़का गणेशा को देखकर इसको हक करने लगता है। एक्चुअली गणेशा और अयान ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अयान गणेशा को हीरो कहकर बुलाते रहता है। अयान ने कभी भी गणेशा का अपाहिज का मजाक नहीं उड़ाया। थोड़ी देर के बाद गणेशा और उसके फ्रेंड्स दारू पीते हुए थोड़ा बहुत चिल करते रहते हैं। गणेशा अपने दोस्तों से अपनी नई स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि एक नई स्टोरी लिख रहा है जिसका नाम है जय गणेश। सो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत दारू पीने के बाद वापस अपने कमरे में आकर इसी स्टोरी के ऊपर काम करते रहता है, वही कैरेक्टर डिजाइनिंग। थोड़ी देर के बाद इसके कमरे के बाहर बहुत शोर शराबा होने लगता है। जब अपने कमरे से बाहर जाता है तो इसके सारे दोस्त म्यूजिक प्ले करते हुए डांस करते रहते हैं। अपने दोस्तों को डांस करता हुआ देख गणेशा बहुत फील होने लगता है। सोचने लगता है कि काश
काश मेरे पैर होते तो मैं भी मेरे दोस्तों के साथ डांस करता। और इसी तरह आज जिन जिन लोगों ने इसको चिढ़ाया वो सारी बातें याद करके बहुत रोने लगता है। जैसे इसके ऑफिस में वो नई लड़की, इसके फादर के मैकेनिक शॉप में बैठने वाला एक बंदा। खैर सुबह होने के बाद गणेशा को एक पब्लिशर कंपनी से कॉल आता है। एक्चुअली गणेशा अपनी कहानी को कुछ पब्लिशिंग कंपनी को फॉरवर्ड किया होता है। तो निधि पब्लिशिंग कंपनी से एक औरत गणेशा को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि हम लोगों ने आपकी कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी है, क्या आप हम लोगों से मिलने के लिए आ सकते हो। इस तरह से अपना एड्रेस वगैरह इसको सेंड करने लगती है। तो गणेशा फटाफट से रेडी शडी होकर अपने व्हीलचेयर की मदद से उस एड्रेस पर पहुंचता है। उस घर के अंदर आने के बाद बेचारा गणेशा अपने व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त निधि नाम की एक लड़की गणेशा को इस हालत में देखकर फटाफट से इसके पास आकर इसकी मदद करने लगती है और पूछने लगती है कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तो गणेशा सारी बात बताने लगता है कि यहाँ से मुझे कॉल आया। इस तरह से अपनी कहानी की किताबों को दिखाने लगता है। उसी वक्त निधि की माँ गणेशा के पास आती है, कहने लगती है कि मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया। ये देखकर निधि अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुमने बिना मुझे पूछे ये सब कुछ क्यों किया। निधि की माँ भी कहने लगती है कि एक बार तुम इसकी कहानी पढ़ो, बहुत ही अच्छी कहानी है, इंस्पिरेशन कहानी। इस तरह से माँ बेटी के बीच हल्के से बहस होने लगती है। अब निधि की बातें सुनने के बाद गणेशा थोड़ा सा मायूस होने लगता है, लेकिन निधि की माँ गणेशा को समझाने लगती है, कहने लगती है कि आप अपनी स्टोरी मुझे देकर जाइए, मैं आपको जल्द ही इन्फॉर्म करूंगी। खैर दूसरे सीन में हमें ये बात पता चलती है कि वो बच्चा अयान और कोई नहीं, उस एमएलए के पहले बीवी का बेटा होता है। जब जब वो एमएलए अपने बेटे अयान से मिलने के लिए इस अपार्टमेंट के पास आता जाता रहता है। फिलहाल ये दोनों मूवी जाने का प्लान करते हैं, मतलब वही एमएलए और उसका बेटा अयान। अयान की माँ कहने लगती है कि फिलहाल मैं ऑफिस जा रही हूँ, उसे वक्त पर घर पर ड्रॉप कर देना। उसी वक्त गणेशा अपने व्हीलचेयर की मदद से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। अयान फटाफट से गणेशा को देखकर इसके पास आकर इसको हक करने लगता है और अपना छाता दिखाते हुए कहने लगता है कि ये देखो मैंने एक नया छाता खरीदा है। अरे तुम्हारे पास तो छाता है ही नहीं, ये लो मेरा छाता ले लो, बारिश होने वाली है। इस तरह से गणेशा को अपना छाता गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ निधि गणेशा की वो स्टोरी की किताब पढ़ने लगती है। एक्चुअली ये कहानी एक लड़के की होती है और ये लड़का और कोई नहीं गणेशा ही होता है। मतलब गणेशा अपने आप को एक सुपर हीरो समझकर इसी बेसिस पर जय गणेशा नाम की ये कहानी लिखी। कॉलेज डेज में गणेश अपने पापा की बाइक लेकर स्पीड से अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट होकर उसके 2 पैर पैरालाइज हो गए। इस गम को ना सहते हुए गणेश तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन गणेशा का फादर गणेशा को मोटिवेट करने लगता है, तुम्हारे शरीर में सिर्फ 2 पैर ही काम नहीं करते, बाकी सब कुछ काम करता है। गणेशा तुम एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो, अपने दिमाग से तुम कुछ भी कर सकते हो। अब गणेशा को कंप्यूटर नॉलेज अच्छी तरह से होने की वजह से गणेशा का फादर गणेशा को एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में ज्वाइन करवाता है। सो देखते ही देखते गणेशा ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए हैकिंग भी सीख जाता है। अपने हैकिंग स्किल्स की मदद से गणेशा बैठे बैठे ही काफी सारे केसेस को सॉल्व करते रहता है। तो ये कहानी पढ़ने के बाद निधि को बहुत पसंद आती है। निधि अपनी माँ के पास आकर यही बात कहने लगती है कि माँ मैंने वो कहानी पढ़ी, बहुत ही अच्छी है, हम उस कहानी को पब्लिश करेंगे माँ। निधि की माँ कहने लगती है कि तुम्हारे पापा भी उस लड़के की तरह कहानियाँ लिखते थे, जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे तुम्हारे पापा की ही याद आई। निधि कहने लगती है कि माँ उस गणेशा को दोबारा हमारे घर के पास बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। तो निधि की माँ भी ओके कह देती है। दूसरी तरफ वो लेडी लॉयर पार्वती गणेशा का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके इसके पास आ ही जाती है। पहले तो कुछ केस के बारे में बात करते हुए गणेशा को एक हेल्प मांगने लगती है। मतलब एक पॉलिटिशियन की कांड की वीडियो लीक हुई है और गणेशा से कहने लगती है कि तुमको ये प्रूव करना होगा कि उसमें जो पॉलिटिशियन है वो रियल नहीं है, डीप फेक से क्रिएट किया गया है। और इसी तरह उस वीडियो का जो ओरिजिन है उस वीडियो को डिलीट करना होगा तुमको इंटरनेट से, फ्री में नहीं, मैं तुमको पैसे भी दूंगी। गणेशा कहने लगता है कि आप मुझे जितना भी पैसे दे लो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। बहुत समझाने के बाद भी वो गणेशा नहीं समझता। पार्वती वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन जब गणेशा अपने व्हीलचेयर की मदद से कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में गणेशा को निधि नजर आती है। फटाफट से गणेशा के पास आकर पहले तो सॉरी बोलने लगती है कि उस दिन मैंने आपसे ऐसा बर्ताव किया, बाद में मैंने आपकी कहानी पढ़ी, बहुत ही अच्छी है, मैं भी एक कहानी लिख रही हूँ जिसका नाम है तुम भी। अगर आप हाँ कह दोगे तो आपकी स्टोरी के साथ साथ मेरी तुम भी कहानी भी ऐड करके हम पब्लिश कर सकते हैं। तो गणेशा भी इसके लिए हाँ कह देता है। उसके बाद ये दोनों एक एग्रीमेंट पे साइन करके इन दोनों कहानी को मर्ज करके एक एप्लीकेशन में रिलीज करते हैं। ये कहानी पढ़ने के बाद बच्चे
इस कहानी को बहुत पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे इस कहानी का एप्लीकेशन भी बहुत पॉपुलर होने लगता है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि गणेशा को जब भी टाइम मिलता वो अपने घर में बैठे बैठे डिटेक्टिव का काम करते रहता है। बात यह है कि शहर में कुछ दिनों से एक चोर की गैंग जबरदस्त तरीके से चोरी कर रही है। पुलिस वालों को कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा होता। तो गणेशा इस केस की थरोली इंस्पेक्शन करके पुलिस वालों को कॉल करके केस के डिटेल्स बताने लगता है कि इन चोरों का चोरी करने का एक पैटर्न है, और पुलिस वालों को ये भी बताने लगता है कि उन चोरों का नेक्स्ट टारगेट क्या है। वो चोर एक पॉलिटिशियन के घर में जाकर चोरी करने वाले हैं। वो पुलिस वाला गणेशा से पूछने लगता है कि आप कौन हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे जानते हो। लेकिन गणेशा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस उन चोरों का चोरी करने का प्रोसेस बताकर फोन काट देता है। खैर दूसरे दिन गणेशा किसी न्यूज़पेपर में इसी चोरी के रिलेटेड एक न्यूज को देखता है। सोचने लगता है कि आखिरकार पुलिस वालों ने किसको गिरफ्तार किया। पता चलता है कि पुलिस वालों ने असली चोर को नहीं बल्कि किसी दूसरे बंदे को गिरफ्तार किया। गणेशा दोबारा पुलिस वालों को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि आपने गलत इंसान को गिरफ्तार किया, वो बस छोटा मोटा चोर है। लेकिन वो पुलिस वाले गणेशा की बातों पर यकीन ही नहीं करते। बाद में गणेशा उस लेडी लॉयर पार्वती के पास जाकर यही सारी बात समझाने लगता है कि पुलिस वालों ने चोरी के केस में किसी दूसरे बंदे को गिरफ्तार किया। पार्वती कहने लगती है कि हम इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद बेचारा गणेशा बहुत ही मायूस होकर वापस अपने घर पर आने लगता है। मतलब इसकी सारी मेहनत गई पानी में। तभी आयान गणेशा से मिलने के लिए आता है। पूछने लगता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो। गणेशा आयान को कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी आयान गणेशा से कहने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, शाम को मेरे घर में पार्टी है, तुम जरूर आना। गणेशा को पार्टी पर जाना इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी आयान के लिए वो पार्टी पर जाता है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पर आयान का फादर मतलब वही एमएलए मौजूद होता है। तो गणेशा को देखकर इसका हल्के से मजाक उड़ाने लगता है कि बिना तुमको बुलाए तुम पार्टी पर चले आए। हाँ वैसे भी तुम जैसे लोग पार्टी में होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा बहुत नीचा दिखाकर बात करने लगता है। बेचारा गणेशा बहुत दुखी होकर पार्टी से वापस अपने घर पर आने लगता है। लेकिन आयान फटाफट से गणेशा के पास आकर कहने लगता है कि तुम पार्टी से इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, और वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। इस तरह से आयान खुद गणेशा के पॉकेट में चेक करने लगता है। तो गणेशा के पॉकेट में एक च्युइंगम होती है। कहने लगता है कि मेरे लिए बस यही काफी है गिफ्ट के लिए। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी हंसी मजाक की बातें होने लगती है। तभी निधि गणेशा को कॉल करके कहने लगती है कि मैंने एक इन्वेस्टर से बात की है हमारे स्टोरी के बारे में। उन्होंने कल हम दोनों को ऑफिस पर बुलाया। पहले तो गणेशा ये कहने लगता है कि मैं नहीं आने वाला, तुम अकेली जाकर आ जाओ, डील करके मुझे बताओ। लेकिन निधि फोर्स करने लगती है, अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हें वहाँ पर आना बेहद जरूरी है। गणेशा ओके कहकर फोन काट देता है। उसी वक्त एक गाड़ी आकर गणेशा की व्हीलचेयर को टकरा देती है। जब गणेशा उस कार की तरफ देखता है तो उस कार में अयान मौजूद होता है। मतलब किसी ने अयान को किडनैप कर लिया। ये देखकर गणेशा जोर जोर से चिल्लाते हुए उस गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज को नहीं सुन पाता। वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। अब गणेशा से पूछने पर गणेशा सारे डिटेल्स बताने लगता है कि जब मैं और अयान नीचे थे तो एक बंदा अयान को किडनैप करके ले गया, और वो बंदा अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट डाउन कर लिया। तो पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर लेकर उस गाड़ी को फाइंड आउट करने लगते हैं। फाइनली उस गाड़ी को फाइंड आउट कर ही लेते हैं, जो गांव के बहुत ही दूर पार्क की रखी होती है, लेकिन उसके अंदर अयान मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला गणेशा के पास आकर कहने लगता है, क्या आप मुझे उस बंदे के बारे में और कुछ डिटेल्स बता सकते हो? थोड़ा अच्छे से याद करके बताइए कि वो दिखने में कैसा दिखता था। मैं किसी आर्टिस्ट को बुलाकर उसका चेहरा ड्रा करवाने की कोशिश करूंगा। गणेशा कहने लगता है कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको स्केच बनाकर दे दूंगा। इस तरह से उस बंदे का चेहरा ड्रॉ करने लगता है विथ मास्क के साथ। एट द सेम टाइम पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी नो क्लू। अब गणेशा जिस स्केच को ड्रॉ किया होता है वो चेहरा पुलिस वाले अपने डेटाबेस में चेक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नो यूज। उसके बाद पुलिस वाले गणेशा को सारे एरिया के सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगते हैं। तो बहुत घंटों के बाद फाइनली गणेशा एक बंदे को रिकॉग्नाइज करता है। वो बंदा एक गाड़ी में होता है मास्क पहनकर। पुलिस वालों से कहने लगता है, सर यही बंदा है वो। तो फटाफट से पुलिस वाले उस गाड़ी को ट्रैक करने लगते हैं। दोबारा वो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन सुनसान एरिया में उसमें वो बंदा मौजूद नहीं होता। इस तरफ गणेशा उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि सर मैं एक छोटी ट्राई करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दोगे। तो परमिशन देने पर गणेशा उस बंदे का कंप्लीट चेहरा
बनाने की कोशिश करने लगता है विदाउट मास्क। फाइनली 10 घंटों की मेहनत के बाद गणेशा एक चेहरा बना लेता है जो ऑलमोस्ट 95% उस चेहरे से मैच होता है। खैर सुबह होने के बाद वो किडनैपर किसी एफएम को कॉल करके तमिल में बात करने लगता है। कहने लगता है कि मैं ही उस एमएलए के बेटे को किडनैप किया। मेरा नाम है मोहन सेल्वराज। आप लोग कितना भी तलाश कर लो, वो लड़का आप लोगों को नहीं मिलने वाला। मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा कर मार दिया उस एमएलए ने। अब मैं उस एमएलए से बदला ले रहा हूँ। आप लोगों के पास सिर्फ 12 घंटों का समय है और इसके अंदर उस लड़के को ढूंढ लीजिए। अगर 12 घंटे बीत गए तो वो बच्चा मर जाएगा। इस तरह से अपना फोन काट देता है। ऑफ कोर्स ये सारी बातें पुलिस वाले भी सुनते रहते हैं। एक लेडी पुलिस ऑफिसर मोहन सेल्वराज के बारे में सर्च करने लगती है तो एक बंदे का चेहरा इन लोगों के सामने आता है। और शॉकिंग बात यह है कि गणेशा ने जिस बंदे की स्केच ड्रॉ की होती है, मतलब जो चेहरा बनाया होता है, वो हूबहू मोहन सेल्वराज से मिलता जुलता होता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब मोहन सेल्वराज के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअली मोहन सेल्वराज एक अनाथ होता है। तमिलनाडु के किसी ऑर्फनेज में पला बड़ा। बाद में ये रोजी रोटी के लिए केरला आ गया। यहीं पर एक अनाथ लड़की से शादी कर ली। इन दोनों की एक बच्ची होती है। मोहन की बेटी छोटे मोटे व्लॉग्स करते हुए अपने चैनल में अपलोड करती रहती है। मोहन सेल्वराज के घर के पास एक कूड़ादान होता है। वहाँ से बहुत ही बुरी बदबू आती रहती है। उस कूड़ादान के बारे में मोहन एमएलए को कंप्लेंट दिया, लेकिन वो एमएलए इसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद उसी बुरी बदबू को सूंघते हुए मोहन की बीवी मर गई और कुछ दिनों बाद मोहन सेल्वराज की बेटी भी बीमार होकर एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। मोहन अपनी फैमिली को खोने के बाद वो उस एमएलए से बदला लेने का सोच लिया, इसलिए उसके बेटे को मतलब अयान को किडनैप कर लिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि मोहन की बेटी अपने व्लॉग में उस कूड़ादान के बारे में भी जिक्र किया, लेकिन नो यूज। अपनी फैमिली को खोने के बाद मोहन थोड़ा बहुत पागल हो गया। मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी लिया था। मतलब ये सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है। खैर प्रेजेंट डे पर मोहन सेल्वराज अपने बेटे के यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर एक इंजेक्शन को रेडी करने लगता है। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि ये इंजेक्शन अयान को डालेगा। फटाफट से उसके घर के एड्रेस के बारे में पता करके वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन बात यह है कि मोहन सेल्वराज उस इंजेक्शन को अपने बॉडी में ही इंजेक्ट करके मर जाता है। मोहन मरने के बाद पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। मोहन को बचा नहीं पाते। सारे घर में तलाश करने पर अयान वहाँ पर मौजूद नहीं होता। मतलब मोहन ने अयान को किसी जगह पर छुपा दिया। दूसरी तरफ गणेशा मोहन के लैपटॉप को हैक करके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगता है। पता चलता है कि मोहन कुछ दिनों पहले 2 पॉइजनस गैस को ऑर्डर किया। गणेशा को समझ में आ जाता है कि जिस तरह से इसकी बेटी जहरीली गैस सूंघते हुए मर गई, उसी तरह से अयान को भी मारना चाहता है। बाद में मोहन के बैंक ट्रांजैक्शन को चेक करने पर एक और बात पता चलती है कि रिसेंटली मोहन सेल्वराज ने एक पुराने थिएटर को खरीदा उसका रिनोवेशन करवाने के लिए। गणेशा फटाफट से उस पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहने लगता है कि वो मोहन अयान को एक थिएटर में छुपा के रखा है। पुलिस वाला पूछने लगता है कि ये बात तुमको कैसे पता। गणेशा यही कहने लगता है कि मैंने मोहन के लैपटॉप को हैक किया। पता चला कि उसने रिसेंटली एक पुराने थिएटर को खरीदा और इसी तरह कुछ स्पीकर्स भी एंड जहरीले गैस को भी। उसी थिएटर में कोई सीक्रेट कमरा होगा, वहाँ पर अयान को छुपा के रखा होगा। दूसरी तरफ अयान को दिखाया जाता है जो बेचारा होश में आकर बहुत रोने लगता है। इसको समझ में ही नहीं आता कि ये कहाँ पर है। और इसी तरह ये रूम साउंड प्रूफ होती है, मतलब अंदर की आवाज बाहर नहीं जा रही होती, ना बाहर जाने का रास्ता। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को एक जूम लिंक ऑटोमेटिकली सेंड होने लगता है। उस लिंक को ओपन करने पर अयान नजर आते रहता है। मतलब मोहन सेल्वराज ने ऐसा सेटअप किया होता है ताकि वो एमएलए अपनी आंखों से अपनी बेटे की मौत को देखे। बेचारा अयान अपने पापा से कहने लगता है कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले उस थिएटर के पास जाकर कोने कोने को छान मारने लगते हैं, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इस तरफ गणेशा उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है, सर क्या मैं मोहन सेल्वराज का लैपटॉप चेक कर सकता हूँ, शायद मुझे कुछ नजर आए। तो वो पुलिस वाला परमिशन देने पर गणेशा मोहन के लैपटॉप को थरोली चेक करने लगता है। गणेशा पता लगा लेता है कि वो जूम लिंक जिस एड्रेस से आया होता है उसी एड्रेस पर स्विगी ऑर्डर भी डिलीवर हुआ था। उस रेस्टोरेंट के पास जाकर पूछने पर यह बात पता चलती है कि किस बंदे ने उस एड्रेस के पास डिलीवर किया। उसके बाद गणेशा दोबारा मोहन के ट्रांजैक्शन को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि मोहन और तामाक्षन नाम के एक बंदे के बीच कुछ पैसे ट्रांसफर हुए। गणेशा उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि अगर अयान उस थिएटर में नहीं है तो जरूर तामाक्षन के घर में होगा। फटाफट से उसके घर का एड्रेस पता करके पुलिस वाले वहां पर जाकर सारे कमरों की तलाशी लेने लगते हैं।
लेकिन नो यूज, अयान वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब ये सारे पुलिस वाले वीडियो कॉल के जरिए से अयान को देख रहे होते हैं ना। अयान बेचारा तड़पने लगता है। अयान की हालत को देखकर वो एमएलए गणेशा को बहुत डांटने लगता है कि तुम अपने आप को एक हैकर समझते हो, तुम किसी के काम नहीं, मेरे बच्चे को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। इस तरह से बहुत डांटने की वजह से बेचारा गणेशा वापस अपने घर आकर बहुत दुखी होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी गणेशा हार नहीं मानता। तब इसके दिमाग में एक जबरदस्त बात खनकने लगती है। जिस रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर हुआ था ना, गणेशा उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तो एक दिन मोहन किसी बंदे से मिलने के लिए वहाँ पर आया था। गणेशा फटाफट से एक टैक्सी लेकर उस रेस्टोरेंट के पास जाकर उस दूसरे बंदे के बारे में पूछने लगता है। रेस्टोरेंट वाला बंदा कहने लगता है, अरे सर, इनका नाम तो राजशेखर है। राजशेखर और एक और बंदा हमेशा हमारे रेस्टोरेंट में आया करते थे। गणेशा उस बंदे से राजशेखर का फोन नंबर हासिल करके उसको कॉल करने पर उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। बाद में किसी भी तरह से राजशेखर का असिस्टेंट का नंबर फाइंड आउट कर लेता है। उसे कॉल करने पर राजशेखर का असिस्टेंट कहने लगता है कि सर फिलहाल शहर में मौजूद नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। एक्चुअली राजशेखर एक साउंड इंजीनियर होता है। गणेशा पूछने लगता है कि लास्ट टाइम राजशेखर कहाँ पर वर्क किया था। उसका असिस्टेंट कहने लगता है, सर कल्लूर में हम एक इन्फो पार्क ओपन किया, वहाँ पर वर्क कर रहे थे सर। गणेशा उसी कैब में कल्लूर जाने लगता है, मतलब वो इन्फो पार्क के पास जाने लगता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि राजशेखर किसी रूम में काम कर रहा था। इस रूम को ओपन करने की कोशिश करने लगता है और शॉकिंगली ये रूम राजशेखर के फेस से ही अनलॉक होता है। कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाता। अब 12 घंटे खत्म होने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय होता है। गणेशा को कुछ भी समझ में नहीं आता। एट द सेम टाइम अयान के नाक से कान से खून बहने लगता है। वो बेहोश हो चुका होता है उस जहरीली गैस की वजह से। तभी गणेशा उस लॉक को हैक करके राजशेखर का चेहरा हटाकर अपना चेहरा फिक्स कर देता है। उसके बाद गणेशा बहुत ही मुश्किल के साथ उस लॉक की तरफ अपना फेस रखने लगता है। सच में ये सीन बहुत ही औसम है। उस लॉक को अपना फेस दिखाने के बाद तब जाके वो दरवाजा ओपन होता है और लकीली उस कमरे में अयान मौजूद होता है। दोबारा गणेशा बहुत ही मुश्किल के साथ अयान के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश करने लगता है। तो लकीली अयान ठीक ठाक ही होता है। तब जाके सारे पुलिस वाले यहाँ पर आकर अयान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस तरह से गणेशा अपाहिज होने के बावजूद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बच्चे को फाइंड आउट किया, और वो भी पुलिस से पहले। गणेशा को बहुत अप्रिशिएशन मिलता है और उसी तरह अयान भी गणेशा को बहुत थैंक यू बोलता है। एट द सेम टाइम गणेशा और निधि की वो स्टोरी को इन्वेस्टर्स मिल जाने की वजह से वो स्टोरी और पॉपुलर होने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।